हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का नया सिलेबस और देख रहे हैं 12th साइंस का बायोलॉजी। तो मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक बड़ा टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसका आज लेक्चर नंबर 12। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारी, उसे देखना है और मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे आज। तो ये बड़े बड़े टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड में। जैसे हमें देखना है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को देखना है, डिटेल में देखना है विथ डायग्राम। उसके बाद जो पिनियल ग्लैंड होंगी उसे देखना है, थायराइड ग्लैंड होंगे उसे देखना है अच्छे से। तो बहुत सारे ग्लैंड को हमें डिटेल में देखना है विद डायग्राम, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो आज सिर्फ हम जो है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लेक्चर नंबर 12, चैप्टर नंबर 9, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें एंडोक्राइन सिस्टम देखनी है। एक्चुअली ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। केमिकल कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओके, तो जो हायर एनिमल्स होते हैं इस पर भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। राइट शॉर्ट नोट ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जो हायर एनिमल्स होते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग, तो हम भी एक हायर एनिमल है। तो हायर एनिमल में क्या होता है, एडिशन टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट होती ही है, लेकिन नर्वस सिस्टम के साथ ज़रूरत पड़ती है केमिकल कोऑर्डिनेशन की। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब केमिकल को यूज़ किया जाता है टू पास द इम्पल्स। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस सिस्टम दोनों की ज़रूरत पड़ती है हायर जो एनिमल्स होते हैं उनको। तो क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, इन हायर एनिमल्स इन एडिशन टू नर्वस सिस्टम देयर इज नीड ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। अभी केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये कैरिड आउट बाय द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब क्या होते हैं, डक्टलेस, इसमें कोई डक्ट नहीं होते। तो सिक्रीशन यहाँ पे होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो ये क्या होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड थ्रू क्या होता है, केमिकल का सिक्रीशन होता है। तो एंडोक्राइन का मीनिंग ही होता है डक्टलेस। वहाँ पे कोई भी डक्ट नहीं होंगे ग्लैंड को, डक्टलेस ग्लैंड होंगे जो केमिकल को सिक्रेट करेंगे। और इस केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू क्या होगा, नर्वस सिस्टम जैसे ही क्या है इम्पल्स को पास किया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इज कैरिड आउट बाय सिक्रीशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, इसी केमिकल कोऑर्डिनेशन को एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का ही अल्टरनेटिव नेम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। सो दिस केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ पे क्या होगा, सिक्रीशन होगा एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये कंट्रोल करता है बॉडी की एक्टिविटी को। तो बॉडी की एक्टिविटी को कैसे ये कंट्रोल करेगा, केमिकल मैसेंजर के थ्रू। और इन्हीं केमिकल मैसेंजर को हम कहते हैं हार्मोन्स। तो हमें पता है हार्मोन्स के बारे में हम बहुत बार सुनते हैं, हार्मोनल चेंज है। तो हार्मोनल चेंज है मतलब क्या है, ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ये केमिकल जो सीक्रेट हो रहे हैं ये बॉडी को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल द बॉडी एक्टिविटी बाय मीन्स ऑफ केमिकल मैसेंजर। उन्हीं केमिकल मैसेंजर को क्या कहा जाता है, कॉल्ड एज द हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, डायरेक्टली हमारे ब्लड में क्या होते हैं, मिक्स होते, रिलीज होते। तो हार्मोन क्या होंगे, डायरेक्टली हमारी जो ब्लड का स्ट्रीम होगा तो ब्लड में क्या होंगे, यहाँ पे रिलीज किए जाते थ्रू द डिफरेंट ग्लैंड्स। तो जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे वो हार्मोन को रिलीज करते, और हार्मोन को क्या किया, कहाँ पे रिलीज किया जाएगा, डायरेक्टली इनटू द ब्लड और कैरिड आउट ऑल ओवर द बॉडी। तो हमारे ब्लड थ्रू पूरे बॉडी में इसे क्या किया जाता है, सर्कुलेट, क्योंकि हमारा ब्लड क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये हार्मोन भी ब्लड के साथ पूरी बॉडी में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। और मैसेज जो होता है, इसके साथ जो मैसेज होता है उसे क्या करते, रिले करते टू द टारगेट ऑर्गन। तो ब्लड थ्रू ये मूव होते हैं, लेकिन जो टारगेट ऑर्गन होता है उस ऑर्गन को ही मैसेज क्या किया जाता है, हार्मोन का फॉरवर्ड किया जाता है। ओके, तो ये जो स्टिमुलेट होता है, जो कैरी आउट होता है, स्पेसिफिक जो मैसेज को पजेस करता है, तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। मतलब हमारे बॉडी के एक्टिविटीज़ और हमारे बॉडी की ग्रोथ किस पे डिपेंड होगी, ये जो हार्मोन्स है या इसको केमिकल मैसेंजर कहा जाता है।
तो इन पे क्या होती है, डिपेंड होती है, क्योंकि हमारे डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं। ब्लड से जिस ऑर्गन को के पास उनको जाना है, टारगेट ऑर्गन की तरफ, ये क्या होते हैं, मूव होते हैं थ्रू द ब्लड, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में मूव हो रहा है, तो उनके थ्रू ये हार्मोन भी मूव होंगे। और ये क्या करते हैं, ये हमारे स्पेसिफिक कैरेक्टर को पजेस करते हैं, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तो चलो अभी हमें देखना है केमिकल नेचर जो होता है हार्मोन का, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। तो जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोन में अलग अलग केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इनमें प्रेजेंट होंगे अमाइंस, तो आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो पता है आपको। उसके साथ प्रेजेंट होता है पेप्टाइड, इसे पेप्टाइड हार्मोन भी कहा जाता है, तो पेप्टाइड हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ इसमें प्रेजेंट होते प्रोटीन हार्मोन, उसके साथ प्रेजेंट होते फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होते हैं उनके डायरेक्ट नहीं होते, उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके अलग फॉर्म मतलब। उसके बाद प्रेजेंट होते स्टेरॉयड हार्मोन, और प्रेजेंट हो गए कुछ गैसेस। तो इतने सारे केमिकल जो होते हैं वो हार्मोन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते, टोटल 6। तो चलो एक एक को देखते हैं। सबसे पहले अमाइन, दीज आर द सिंपल अमाइन, ओके, जैसे कि कैटेलोगो अमाइंस सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल मेडुला, जो एड्रेनल मेडुला होता है सिक्रेट करता है अमाइंस को। उसके बाद जो इपिनेफ्रियल एंड नॉन इपिनेफ्रियल जो होता है माल्टोनिन, वो क्या करता है, पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो ये सारे क्या है, अमाइनो एसिड के टाइप है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है अमाइनो एसिड के, मतलब अमाइन को क्या किया जाता है, केमिकल के फॉर्म में क्या है, हार्मोन्स क्या करते, सिक्रेट करते। हार्मोन्स के फॉर्म में होता है तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते, इसे सिक्रेट करते। दूसरा होता है पेप्टाइड हार्मोन, तो पेप्टाइड हार्मोन्स क्या करते हैं, ये कंसिस्ट करते लॉन्ग और शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये भी अमाइनो एसिड ही होते हैं, कई जगह पे क्या होंगे, लॉन्ग चेन्स होंगे, कई जगह पे शॉर्ट चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो पेप्टाइड चेन के फॉर्म में होता है। तीसरा होता है प्रोटीन, तो पेप्टाइड चेन कौन से होंगे, जो हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है, उसके बाद एडीएच कहा जाता है, जीएनआरएच कहा जाता है। तो ये सारे क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। हमें डिटेल जब हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने तो हम एक एक ग्लैंड को देखेंगे और सबको डिटेल में देखने वाले, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है। उसके बाद होते हैं प्रोटीन हार्मोन, तो प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं, तो प्रोटीन हार्मोन ने आप लोगों ने सुना होगा इंसुलिन, तो जो डायबिटिक होते हैं पर्सन उनको इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद दूसरा होता है ग्लूकागोन, तो ग्लूकागोन होता है, टीएसएच होता है, उसके बाद एफएसएच होता है, उसके बाद एलटीएच होता है, उसके बाद जीएच होता है, उसके बाद रिलैक्सिन होता है। तो ये सारे क्या है, प्रोटीन हार्मोन्स है, ओके। उसके बाद आता है फैटी एसिड, तो फैटी एसिड के कौन से डेरिवेटिव्स हो गए, तो वो होता है एक ही होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो फैटी एसिड का डेरिवेटिव, ये भी क्या है, केमिकल सिक्रेशन है, हार्मोन कह सकते हो। उसके बाद आते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं, मतलब क्या होंगे, लिपिड, फैटी एसिड में क्या होंगे, ये सोल्यूबल होंगे। तो लिपिड सोल्यूबल डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल होंगे। जो स्टेरॉयड एक्शन होता है इन हार्मोन का, ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है अलॉन्ग द लास्टिंग रिस्पॉन्स। तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर देखोगे तो इसके एग्जाम्पल होंगे ऑस्ट्रोजन, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल होगा टेस्टोस्टेरॉन, ये सुन चुके हम। उसके बाद आता है अल्डोस्टेरॉन, तो ये जो टेस्टिस होता है वहाँ पे रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन। गैसेस, कौन से गैस होंगे, NO, इसे क्या कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये गैस भी क्या है, हार्मोन के फॉर्म में सिक्रेट होता है थ्रू द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये केमिकल नेचर होगा हार्मोन का। अमाइन सिक्रेट हो सकते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होंगे, प्रोटीन हार्मोन्स होंगे, फैटी एसिड डेरिवेटिव होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, और NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी क्या होता है, यहाँ से जनरेट होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, कैन यू टेल में, पेज नंबर 211 पे, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। 2 मार्क के लिए हार्मोन्स की प्रॉपर्टी या कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर। ये क्या है, हमारे बॉडी के केमिकल क्या है, मैसेंजर है।
तो जो एक मैसेज को क्या करते, पास करते। एंड दे आर इफेक्टिव इन द लो कॉन्सेंट्रेशन। तो कब इफेक्टिव होंगे, जब क्या है उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होता है, तब क्या होंगे, वो इफेक्टिव होंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, हार्मोन्स एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर एंड दे इफेक्टिव इन द लो कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा क्या होगा, हार्मोन्स कैन फंक्शन द रेगुलेटर दैट इनहिबिट द स्टिमुलेट और मॉडिफाई द स्पेसिफिक प्रोसेसेस। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी स्टिमुलेशन हो रहा है, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो इट एक्ट एज अ रेगुलेटर्स ऑफ द बॉडी। इनहिबिट भी कर सकता है स्टिमुलेट को, या फिर इंक्रीज भी कर सकता है। मतलब अगर ज़्यादा स्टिमुलेशन हो रहा है तो उसे कम कर देगा, कम हो रहा है तो ज़्यादा कर देगा। तो हार्मोन बॉडी में सारे प्रोसेसेस को क्या करते, रेगुलेट करते, इसलिए रेगुलेटर कह सकते हो उसे। तीसरा क्या होगा, सम हार्मोन्स इंटरैक्ट विथ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ क्या होते, इंटरैक्ट करते कुछ हार्मोन, सारे नहीं कुछ। और जो टारगेट सेल होगा वो क्या होगा, एज सम एंटर इनटू द मसल्स टू इंटरैक्ट विद द जीन्स। तो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, रिसेप्टर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, टारगेट सेल को इंटरैक्ट करेंगे, और जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करेंगे, मतलब जीन्स के साथ क्या करते हैं, ये इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा एक आएगा, सम हार्मोन्स इंटरैक्ट विद द जीन्स। तीसरा नेक्स्ट जो होगा प्रॉपर्टी क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन। हाइपर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, और हाइपो मतलब कम। हाइपर और हाइपो दो टाइप के सिक्रीशन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए या बहुत कम सिक्रीशन हो जाए। तो दोनों सिक्रीशन को क्या करता है, हार्मोन्स लीड कर सकते हैं इन द वेरियस डिसऑर्डर। ये कब होगा, जब बॉडी में डिसऑर्डर होगी तब क्या करें, तो हो सकता है एक तो हाइपर सिक्रीशन होता है या हाइपो। आप लोगों ने थायराइड का सुना होगा, हाइपर सिक्रीशन के अलग सिम्टम है, हाइपो सिक्रीशन के अलग सिम्टम है। तो ये बॉडी में एक डिसऑर्डर की तरह होता है। उसके बाद ये भी हार्मोन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट जो होगा, हार्मोन्स आर द मेटाबॉलिज्ड आफ्टर देयर फंक्शन, दस कंट्रोल कैन नॉट बी रीयूज्ड। तो ये क्या होते हैं, अपने फंक्शन के बाद ये क्या होते हैं, ये ख़त्म हो जाते, तो उनको क्या कहेंगे, मेटाबॉलिस्ट कहेंगे। इसीलिए इनको हम क्या है, रीयूज़ नहीं होते बॉडी में। तो एक बार यूज़ हो गए उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते, इनको रीयूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रेटेड इन रेगुलेटेड बाय द पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हार्मोन के सिक्रीशन का कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव, ऐसे दो टाइप के क्या होते हैं, फीडबैक होते हैं। कुछ इनके प्लस पॉइंट है, कुछ इनके माइनस पॉइंट है। तो दो टाइप के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे हार्मोन की। ओके, तो एक और क्वेश्चन है इंटरनेट माय फ्रेंड करके, आपके टेक्स्ट बुक में आप तो ढूंढोगे ही, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है व्हाट इज द निगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक ऑफ हार्मोन एक्शन। तो पहले हम पॉजिटिव देखेंगे। तो जो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल होगा हार्मोन एक्शन का, तो आप लोग भी ढूंढो थोड़ा सा, ये कोई एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस करते। तो जो होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या होता है, इफ़ द लेवल ऑफ थायरोक्सिन इज लेस देन द नॉर्मल इन ब्लड। तो पहले हम बात कर रहे हैं थायरोक्सिन की। थायरोक्सिन की वैल्यू अगर, मतलब जिसकी अमाउंट अगर ब्लड में कम हो जाएगी, तो ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस का जो सिक्रीशन, इसे कौन सिक्रेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस टू सिक्रेट द थायरोट्रोपिन रिलीज द हार्मोन। तो यहाँ पे इसका सिक्रीशन अगर ब्लड में कम हो जाए तो एक हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। इस हार्मोन का नाम क्या होगा, थायरोट्रोपिन। तो थायरोट्रोपिन ये जो हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है, सिक्रेट करती है। मतलब जैसे ही ब्लड में ये जो होगा थायरोक्सिन, इसका अमाउंट कम हो जाता है, तो हमारे बॉडी में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट है वो इस हार्मोन को क्या करती है, सिक्रेट करती। कौन से हार्मोन को, इस हार्मोन का नाम होगा थायरोट्रोपिन। तो थायरोट्रोपिन को TRH भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो हार्मोन है ये एंटेरियर लोब जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, वहाँ से सिक्रेट होता है। थायराइड जो होता है साइमल्टेनियसली, इसके साथ ही हमारा जो थायराइड ग्लैंड होगा, वो थायराइड ग्लैंड साइमल्टेनियसली क्या करेगा, TSH इस हार्मोन को क्या करता है, सिक्रेट करता है।
लेटर इन टर्न स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट करता है, और जो प्रोसीड होता है थायरॉक्सिन, उसके बाद क्या होगा, रेगुलेटरी इफेक्ट को कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक। मतलब इसका जो अमाउंट कम हो रहा है तो ये दोनों मिलके उसे क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक कहोगे या पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल कहोगे। मतलब एक का अमाउंट कम हुआ है तो इन दोनों ने रिलीज होकर के उसका अमाउंट को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अभी हम देखेंगे निगेटिव फीडबैक क्या है। तो निगेटिव फीडबैक पे ना हमेशा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होता है, रुको मैं क्वेश्चन भी बताती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द निगेटिव फीडबैक ऑफ द हार्मोन एक्शन। तो चलो निगेटिव फीडबैक देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब थायरॉक्सिन जो होता है ये क्या होता है, एक्सेस कम हुआ तो क्या होगा, हमने देखा। तो अगर ये एक्सेस हो गया मतलब बढ़ गया, ओके, तो ये एक्सर्ट करता है निगेटिव फीडबैक इफेक्ट। तो हाइपोथैलेमस और एंटेरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी का, दोनों भी क्या करते हैं, सीक्रेट। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, यहाँ पे TRH, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एंटेरियर पोजीशन वाला वो TSH, दोनों को क्या करते, सीक्रेट करते। एंड दिस रिस्टोर द नॉर्मल ब्लड थायरॉक्सिन लेवल। तो जो नॉर्मल ब्लड में थायरॉक्सिन की लेवल है उसे ये दोनों क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। मतलब क्या करेंगे, दोनों नॉर्मल करेंगे। तो ये क्या हुआ, निगेटिव फीडबैक कंट्रोल हुआ। तो इस पर आप लोग भी ढूंढ सकते हो, थोड़ा सा आप लोग भी इंटरनेट पे सर्च करो कि निगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, जो फीडबैक कंट्रोल है वो क्या होगा। अभी हमें देखना है कि मैकेनिज्म हार्मोन एक्शन का। तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, कैन यू टेल में, पेज नंबर 211, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन स्टेरॉयड हार्मोन। तो ये भी इसी मैकेनिज्म में आएगा। उसके साथ आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन एंड द प्रोटीनस हार्मोन। तो दोनों का एक्शन भी यहाँ पे पूछा गया है, तो ये भी इसी क्वेश्चन में आएगा। तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है हार्मोन एक्शन का। तो जो हार्मोन्स होते हैं रिलीज होते हैं वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, मतलब बहुत कम अमाउंट में हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ये रिलीज होते। दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट सेल। तो जहाँ से रिलीज होते हैं वहाँ से वो क्या है, ब्लड थ्रू टारगेट सेल की तरफ जाएंगे, जो भी ऑर्गन होगा वहाँ पे, और वहाँ पे जाके अपना इफेक्ट दिखाते। तो बाइंडिंग टू द हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे। हार्मोन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे। इनको मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहा जाता है। दे बेबी इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। तो ये क्या होते हैं, इंट्रासेल्यूलर, दो सेल के बीच में जो जगह होती है, तो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन होता है सेल का बाहर का, तो ये बाहर से प्रेजेंट होती है, वहाँ पे हार्मोन क्या होंगे, अटैच होंगे। तो हार्मोन्स आर रिलीज्ड in the very minute quantity. They produce their effect on the target cell by binding with the hormone receptor. Hormone receptors are present on the cell membrane, or also known as the membrane receptor or maybe intracellular receptor. तो पहले हमें देखना है मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो पहले हम देखेंगे थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर थ्रू कैसे इसका एक्शन होता है। तो देखो हार्मोन्स लाइक, तो कुछ हार्मोन है। पहला है यहाँ पे कैटक्यालोअमाइंस, उसके बाद पेप्टाइड, ये हार्मोन के नाम है सारे, एंड पॉलीपेप्टाइड। तो पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन हमने सुना है प्रोटीन सिंथेसिस में। ये हार्मोन्स होते हैं, दीज हार्मोन्स, ये क्या होंगे, आर नॉट लिपिड सोल्यूबल। तो लिपिड में ये सोल्यूबल नहीं होते। तो ये भी एक MCQ पॉइंट है कि कौन से लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन्स होंगे। तो ये तीन क्या है, ऐसे हार्मोन है जो लिपिड में सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए वो क्या है, कैन नॉट एंटर देयर टारगेट सेल। तो अगर लिपिड में डिजॉल्व होते तो क्या है, डायरेक्ट टारगेट सेल तक पहुंच जाते, लेकिन लिपिड में डिजॉल्व नहीं होते, इसलिए डायरेक्ट टारगेट सेल तक ये पहुंच नहीं सकते। तो इनको टारगेट सेल तक पहुंचने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू क्या होंगे, पास होंगे। अगर लिपिड में डिजॉल्व होते तो डायरेक्ट जाते, लेकिन लिपिड में डिजॉल्व नहीं हो रहे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू क्या करेंगे, टारगेट सेल तक पहुँचाएंगे और पहुँचेंगे। ओके,
उसके बाद इन्हीं के बारे में बात करनी हमें। जो नॉन स्टेरॉइड वाटर होता है, नॉन स्टेरॉइड वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो होंगे, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, रिसेप्टर, जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कह सकते हो, रिसेप्टर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी और रिसेप्टर है इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे कौन, नॉन स्टेरॉइड एक्टिविटी, नॉन स्टेरॉइड वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स। ओके, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अमाइनो एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे पेप्टाइड हार्मोन्स है, ये बाइंड होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ एंड लोकेट होते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या होंगे, ये बाइंड होंगे। सपोज एक हार्मोन है तो हार्मोन का नाम है यहाँ पे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं या पेप्टाइड हार्मोन, ये क्या होंगे, ये रिसेप्टर जो है यहाँ पे बाइंड होंगे। ये जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का, उस सेल पे क्या होते हैं, ये बाइंड हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे जाके चिपक जाएंगे। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये कॉज करता है रिलीज ऑफ एंजाइम। तो उस एंजाइम को कहा जाएगा एडेनिलेट साइक्लेज। तो ये एंजाइम यहाँ पे रिलीज होता है रिसेप्टर साइट पे, ये रिसेप्टर साइट है, यहाँ पे एंजाइम रिलीज होगा। ये एंजाइम क्या करता है, साइक्लिक करता है। साइक्लिक किसका करेगा, एएमपी फ्रॉम एटीपी ऑफ सेल। जो एटीपी होती है, एनर्जी होती है सेल की, तो इस सेल को एएमपी में क्या करेगा, साइक्लिंग होगा, मतलब ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा। ये कौन कर रहा है, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम। ये कब होगा, जब हार्मोन क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड होगा, तो ये हार्मोन रिलीज, एंजाइम रिलीज होगा और ये एंजाइम क्या करेगा, उसके साइक्लेज, उसके नाम में ही देखो, तो साइक्लिंग का काम करता है इन दोनों को सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल का जो होगा एएमपी एक्टिवेट होता है एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से, और जो हार्मोन्स होंगे दे एक्ट एज अ फर्स्ट मैसेंजर। यही हार्मोन क्या होते हैं, यहाँ पे जो बाइंड हुए ये एक्ट होंगे फर्स्ट मैसेंजर, एंड जो CAMP एक्ट होता है वो क्या बन जाएगा, सेकंड मैसेंजर। मतलब ये फर्स्ट मैसेंजर ATP इसमें कन्वर्ट हो गई तो सेल AMP रिलीज होगा, ये क्या होगा, ये सेकेंडरी। ये प्राइमरी होंगे, प्राइमरी मैसेंजर, और ये होंगे सेकेंडरी, या इनको फर्स्ट मैसेंजर कहा जाता है हार्मोन्स को, और ये क्या होंगे, सेकंड मैसेंजर होंगे। सम ऑफ सेकंड मैसेंजर और कौन है इनके साथ साथ, तो इनके साथ साथ CA++ क्या है, सेकंड मैसेंजर है। उसके बाद सेल GMP क्या है, सेकंड मैसेंजर है। उसके बाद IP3 इसे कहा जाता है इनोसाइटल ट्राइफॉस्फेट, इनोसाइटल ट्राइफॉस्फेट, ये भी क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर है। तो ये कुछ एग्जांपल है सेकेंडरी मैसेंजर के। CAMP सेकेंडरी मैसेंजर है, CA++ सेकेंडरी मैसेंजर है, GMP, और उसके बाद IP3 इसे इनोसाइटल ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ये सारे सेकेंडरी मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर कौन होंगे, हार्मोन जो क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड हो चुके, वो फर्स्ट मैसेंजर होंगे। और ये सारे सेल के एक अलग अलग पार्ट है जो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वो क्या होंगे यहाँ पे, सेकंड मैसेंजर। तो ये होता है जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है उसकी हेल्प से ऐसे मैसेज क्रिएट होता है। तो देखो ये डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में भी दी है, पेज नंबर 208 पे। तो देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जो अभी हमने देखा वही। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हार्मोन होगा, फॉर एग्जांपल FSH, ये यहाँ से रिलीज हुआ, और ये यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। तो इस मेम्ब्रेन रिसेप्टर ने उसे क्या कर लिया, यहाँ पे रिसेप्ट मतलब वहाँ पे जाके वो बाउंड हो गया। तो ये क्या है, ओवरियन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो उसे। उसके बाद क्या होगा, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, इस सेल का एक पार्ट दूसरे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइक्लिक हो जाएगा AMP और CA++। तो यहाँ बायोकेमिकल रिस्पॉन्स मिलेगा और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी मिलेगा, ओवरियन ग्रोथ। तो इसकी वजह से ओवरी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। मतलब इस हार्मोन ने जनरेट होकर यहाँ पे सेल में चला गया,
ये यहाँ पे फर्स्ट क्या है, मैसेंजर का काम किया, फर्स्ट मैसेंजर से क्या हुए, सेकंड मैसेंजर बने, और सेकंड मैसेंजर थ्रू यहाँ पे बायोकेमिकल रिस्पांस मिला, और बायोकेमिकल रिस्पांस की वजह से यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पांस मिलते ही ओवरी की क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। तो ये हुआ मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अगर ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर नहीं होता तो ये एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। दूसरा हमें देखना है यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो देखो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर क्या होगा, यहाँ पे हार्मोन यहाँ पे रिलीज हो, जैसे कि यहाँ पे देखो ऑस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ है। यहाँ ये सेल्स मेम्ब्रेन से कहाँ चला गया, डायरेक्टली कहाँ चला गया है, अंदर, सेल के अंदर। तो ये क्या है, यूटेरियन सेल मेम्ब्रेन, यूटेरस का सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हार्मोन है इसे यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, रिसेप्ट कर लिया। तो ये न्यूक्लियस है हमारे सेल के अंदर का। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जीनोम प्रेजेंट होते हैं, mRNA प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन को कन्वर्ट होते हैं, और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे टिश्यू में। तो यहाँ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिला और ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये होगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मतलब इस सेल के डायरेक्ट अंदर न्यूक्लियस में चला गया। यहाँ पे क्या था, पहले में सेल मेम्ब्रेन थ्रू वो क्या हो रहा था, पास हो रहा था। तो यहाँ पे डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो चलो अभी देखते हैं कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कैसे होते हैं। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर अभी हमें देखने हैं क्या कैसे होंगे। तो यहाँ पे देखो जो स्टेरॉइड्स होंगे, स्टेरॉइड्स भी एक केमिकल होता है जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो थायराइड्स होंगे, थायराइड्स होंगे, ये हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल। पहले हमने देखा था लिपिड इनसोल्यूबल था, इनको इसलिए उनको मेम्ब्रेन थ्रू जाना पड़ रहा था। तो ये क्या होंगे, लिपिड सोल्यूबल होंगे, मतलब हमारे बॉडी में जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ये डिजॉल्व हो जाते। लिपिड में डिजॉल्व होने की वजह से क्या होंगे, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे इजीली पास हो सकते हैं ये, क्योंकि ये डिजॉल्व फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके अंदर सेल में चले जाएंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्या करेंगे, पास करेंगे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू क्या होंगे, ये अंदर चले जाएंगे। कहाँ पे, जो उनका टारगेट सेल है, जिस सेल तक उनको पहुंचना है उस टारगेट सेल तक वो चले जाएंगे, क्योंकि वो लिपिड में डिजॉल्व हो चुके हैं, डिजॉल्व फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे वो अंदर जाने के बाद कहाँ पे चले जाएंगे, टारगेट सेल थ्रू। तो ये चले जाएंगे हमारा सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, वहाँ पे। तो साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वहाँ पे क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर होता है प्रोटीन से बना हुआ। वो क्या करता है, इसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये साइटोप्लाज्म के पास क्या होगा, एक क्या होगा, यहाँ पे रिसेप्टर होगा, प्रोटीन रिसेप्टर। तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन रिसेप्टर ये बनाता है, यहाँ पे हार्मोन को ये रिसीव कर लेता है। तो यहाँ पे बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। देखो डायग्राम को एक बार वापस देखो, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 208 पे डायग्राम है। तो ग्रीन कलर का डॉट जो दिख रहा है वो है रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो ये अंदर प्रेजेंट होता है रिसेप्टर प्रोटीन का। जैसे हार्मोन अंदर आता है तो यहाँ पे ये उसे रिसीव करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को बना लेता है। ये कहाँ पे हो रहा है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो ये जैसे ही बनता है तो हार्मोन रिसेप्टर जो होता है ये क्या करे, ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स एंटर होगा इनटू द न्यूक्लियस। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद तो सेल के अंदर आया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया, और इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। अब तो यहाँ से वो न्यूक्लियस में क्या करेगा, एंट्री करेगा। कब, जब वो लिपिड डिजॉल्व होते तभी ये पॉसिबल है। तो न्यूक्लियस के अंदर चले जाने के बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये बाइंड हो जाता है स्पेसिफिक रेगुलेटरी साइट। तो जैसे डीएनए के साथ क्या होंगे, ये बाइंड हो जाएंगे ये हार्मोन। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं जीन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे। तो ये क्या करेंगे, ये डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस थ्रू किस में कन्वर्ट कर देंगे, एमआरएनए में। ओके, उसके बाद ये एमआरएनए क्या करता है, ये डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। ये तो हम देख चुके। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा विथ हेल्प ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम के हेल्प से ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। ओके, तो साइटोप्लाज्म में होगी। तो एक्शन ऑफ लिपिड क्या है, सोल्यूबल हार्मोन इज स्लोअर बट लॉन्ग लास्टिंग।
तो ये इसकी जो एक्शन होती है सोल्यूबल हार्मोन की, ये क्या होती है, स्लो होती है, बट ये क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब ज़्यादा पीरियड के लिए होती है। जो लिपिड इनसोल्यूबल होती है उनकी एक्शन फास्ट होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। इनकी एक्शन क्या है, जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है जैसे कि स्टेरॉइड है या फिर थायराइड है, ये हार्मोन लिपिड सोल्यूबल है, इनकी एक्शन क्या होती है, स्लो होती है लेकिन ज़्यादा पीरियड के लिए लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होती है। तो ये था मैकेनिज्म। तो इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, नेम द टाइप ऑफ हार्मोन बाइंडिंग टू डीएनए एंड अल्टर द जीन एक्सप्रेशन। तो कौन से हार्मोन होंगे जो डीएनए के साथ बाइंड होंगे और हमारे जीन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, तो उनका नाम होगा बच्चों स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड ऐसे हार्मोन है जो लिपिड सोल्यूबल होंगे, लिपिड थ्रू हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में जाते, साइटोप्लाज्म में कॉम्प्लेक्स बना के हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाते और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद हमारे डीएनए के साथ बाइंड होते हैं। और ये क्या, इनमें इनकी क्या एबिलिटी है, जो जीन के एक्सप्रेशन है उनको अल्टर करने की एबिलिटी। तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ हार्मोन बाइंड द डीएनए एंड अल्टर द जीन एक्सप्रेशन, तो नाम होगा स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है, ये रिसेप्टर आर द प्रोटीन, इसके जो रिसेप्टर होंगे वो प्रोटीन होंगे, तो स्टेरॉइड मोलिक्यूल बनाएंगे वो, और इसका जो रिस्पांस होता है एलिमेंट्स डीएनए सीक्वेंस में, तो ये क्या करते हैं, बाउंड होते हैं डीएनए के साथ और डीएनए के एक्सप्रेशन को अल्टर करने की एबिलिटी इनमें होती। तो ये थे एंडोक्राइन सिस्टम। तो अभी हमें देखने हैं कि मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हमारे बॉडी में। आज हम सबके नाम देखेंगे और एक पहला जो है छोटा सा उसे डिस्कस करेंगे। तो चलो अभी हमें ग्लैंड्स देखने हैं, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो टोटल 10 ग्लैंड्स है जिनको हमें डिस्कस करना है। पहला होगा, आज के लेक्चर में हो जाएगा ये, वो होगा हाइपोथैलेमस। ओके। दूसरी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हाइपोफिसिस के ग्लैंड भी कहा जाता है। तीसरी होगी पिनियल ग्लैंड, उसके बाद आएगी थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड, फिर आएगा एड्रेनल ग्लैंड और सुप्रा रीनल ग्लैंड, उसके बाद आएगा पैंक्रियास, गोनैड्स, डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द थाइमस ग्लैंड। तो टोटल 10 ग्लैंड जो है वो हमें देखने, इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। तो हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे, बहुत सारे डायग्राम में रिलेटेड क्वेश्चन है, सबको हम कवर करेंगे। ओके। तो आज हमें देखनी है पहली हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो चलो, हाइपोथैलेमस को देखने से पहले आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दी है और उस पर क्वेश्चन पूछा है, तो उसे भी देख लेते हैं कि वो क्या है। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 207 पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन है एक्टिविटी में, आइडेंटिफाई द ग्लैंड्स एंड स्टेट देयर फंक्शन। तो अभी आज सिर्फ हम आइडेंटिफाई करेंगे, जब हम एक एक ग्लैंड देखेंगे तब हम इसके बारे में हमें डिस्कस करना ही है। ओके। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे दिए एक मेल का डायग्राम है और एक मेल का डायग्राम है और एक फीमेल का है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दी है दोनों की, तो ये जो होती है इसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पहली होगी पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी जो होती है यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है इसे कहा जाता है थायराइड ग्लैंड। कभी कभी इसी को पैराथायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होगी। ओके। तीसरी जो दिख रही है यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के बीच में, इसे कहा जाता है थाइमस ग्लैंड। फंक्शन हम देखेंगे, हमें सारे ग्लैंड को डिटेल में देखना है, अभी सिर्फ कहाँ पे सिचुएटेड है वो देख लो। तो ये होगी थाइमस ग्लैंड। उसके बाद ये जो है यहाँ पे दोनों के बीच में दिखाया गया है, तो ये होता है मेल फीमेल में, इसे कहा जाता है एड्रेनल ग्लैंड। तो ये होता है एड्रेनल ग्लैंड। ये जो फीमेल के पास होगी इसे क्या कहा जाता है, ओवरी, ये तो हमें पता है। और ये जो मेल होता है इसके पास जो प्रेजेंट होता है इसे क्या कहा जाता है, टेस्टिस। तो ये सारे हार्मोन पे वर्क करते हैं, इसलिए ये भी दिए डायग्राम में। तो अभी सिर्फ डायग्राम में इनको समझ लो, फंक्शन को हमें डिटेल में देखना ही है, फंक्शन को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ आप इतनी डायग्राम समझ लो। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, थाइमस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पे होगी, ये फीमेल की ओवरी और मेल की टेस्टिस। तो चलो, सबसे पहले हमें देखना है हाइपोथैलेमस। ओके। हाइपोथैलेमस पहला एंडोक्राइन मेजर ग्लैंड है। तो सबसे पहला पॉइंट इस पे क्वेश्चन होता है राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइपोथैलेमस, 2 मार्क के लिए। तो क्या है, सबसे पहले ये क्या होगा, एक्टोडर्मल होगा ओरिजिन इसका। तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ओके।
कहाँ पे लोकेटेड होगा? इट इज़ लोकेटेड एट, ये जो ग्लैंड है लोकेटेड एट फ्लोर ऑफ डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन के फ्लोर पे ये लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस। ओके, ये क्या करता है? मेंटेन करता है होम्योस्टैसिस। तो इसका काम क्या है? मेंटेन करना बॉडी में किसे? होम्योस्टैसिस को। उसके साथ साथ ये कंट्रोल करता है कंट्रोल सिक्रीटरी एक्शन या सिक्रीटरी एक्टिविटी कह सकते हो। किसकी एक्टिविटी को? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीटरी एक्शन को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके, बाय द रिलीज एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ये खुद एक हार्मोन को रिलीज करेगा और जो पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन या सिक्रीटरी एक्टिविटी है उसे ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। दे आर सिक्रीटेड बाय, ये कहाँ से सिक्रीटेड होते हैं? ये सिक्रीटेड होंगे फ्रॉम द न्यूरो सिक्रीटरी सेल से। न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जो ब्रेन के सेल्स होते, तो न्यूरो सिक्रीटरी सेल से क्या होंगे? ये जनरेट होंगे, इसलिए इनको न्यूरो हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो इनको कहा जाएगा न्यूरो हार्मोन्स। तो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स इनको रिलीज करते हैं, इसलिए इनको न्यूरो हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, कौन से हार्मोन होते हैं? तो यहाँ पे एग्जांपल है एडीएच। तो एडीएच पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो हमें एडीएच को डिटेल में देखना है। और दूसरा होता है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन है जिससे हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है? सिक्रेट करती है। इनको ही न्यूरो हार्मोन्स भी कहा जाता है क्योंकि न्यूरो सिक्रेटरी सेल इनको क्या करते हैं? रिलीज करते। ओके, तो चलो अभी हमें देखने हैं जो हार्मोन्स है सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस और उनके क्या है? कौन से फंक्शन। तो ये दो मेन हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स है जो सिक्रेट होते हैं। तो सबसे पहला होगा एडीएच। तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक, यूरेटिक भी कह सकते हो, हार्मोन एडीएच। ओके, और इसका दूसरा भी नाम है, इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। तो ये दोनों इसी के नाम है। ये सबसे मेजर क्या है? हाइपोथैलेमस का क्या है? रिलीज। चलो इसके फंक्शन देखते हैं क्या। ओके, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो रीएब्सॉर्प्शन का काम, जो वाटर होता है, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे इस वाटर को भेज देता है। रीअब्सॉर्ब करना और किडनी की तरफ भेजना, ये इसका काम है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है ये रेगुलेट करता है बैलेंस बॉडी फ्लूइड को एंड रिड्यूसिंग द आउटपुट ऑफ यूरिन। तो बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ये हार्मोन करता है। हमारे बॉडी से एक्सेस जो वाटर होता है उसे रिड्यूस करना या यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर फेंकने का सारा कंट्रोल इसके हाथ में होगा, एडीएच के। तीसरा है इट इंक्रीज बॉडी प्रेशर बाय कॉजिंग द वैसो कॉन्ट्रिक्शन। तो ये क्या है? हमारे ब्लड प्रेशर को क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। ये जो हार्मोन है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, उसे कहा जाता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन थ्रू ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। ये इसके तीन क्या है? फंक्शन है। ओके, इसके बारे में हमें बाद में भी थोड़ी डिटेल में बात करनी है। हमारा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उसे हम डिटेल में देखेंगे। तो ये पहला हो गया एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये पहला सिक्रेशन है हाइपोथैलेमस का। ओके, दूसरा सिक्रेशन है इसका, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ये दो मेजर है। तो ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है? चलो देखते हैं। तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। जब भी बेबी की बर्थ हो रही है तो बेबी के बर्थ को क्या कहा जाता है? पार्चुरेशन कहा जाता है। तो जो यूटेरस होता है
तो उस यूटेरस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो लेबर पेन्स आते हैं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आते हैं, हम देख चुके, तो ये करेगा एट द टाइम ऑफ बेबी पार्चुरेशन। जो पार्चुरेशन होगा उस टाइम पे ये हेल्प करता है कि ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस देगा, जिसकी वजह से जो फीमेल है जो बेबी का बर्थ कर रही है उसे लेबर पेन आना स्टार्ट होता है, इस हार्मोन की वजह से होता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इजेक्शन और रिलीज ऑफ मिल्क। तो बेबी के बर्थ के बाद जो इजेक्शन होने वाला है या फिर जो रिलीज होने वाला है मिल्क का, तो मिल्क तो बेबी के बर्थ के बाद ही स्टार्ट होता है किसी भी फीमेल में, ये नेचुरल है। ये नेचुरल कौन कंट्रोल कर रहा है इसे, ऑक्सीटोसिन कंट्रोल कर रहा है। इसलिए इसे क्या है, इसका नाम, इसे कहा जाता है बर्थ हार्मोन। तो इसे बर्थ हार्मोन के नाम पे भी जाना जाता है, या इसका अल्टरनेट नाम है, इसे कहा जाता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन कब रिलीज होगा, जबकि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होगी, 9 मंथ कंप्लीट हो गए, अभी क्या है उसे बेबी के बर्थ का टाइम आ गया है, तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, पार्चुरेशन में लेबर पेन देगा, और जैसे ही बच्चे का पूरा जन्म हो जाता है उसके बाद इजेक्शन या रिलीज जो होता है मिल्क का फीमेल में वो करेगा। इसलिए इसको बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है। तो इस पे भी हमेशा क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, गिव द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। दूसरा हो गया, अभी हमें तीसरा देखना है। तीसरा यहाँ पे बाकी के यूज छोटे छोटे, तीसरा होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, ये रिलीज करता है किसे, प्रोलैक्टिन को, फ्रॉम द जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे, इनहिबिट करता है इसे। इनहिबिट मतलब रोक देता है। तो जो प्रोलैक्टिन है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे रिलीज कर रही है उसे ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, मतलब उस पर ये रोक लगा देगा। चौथा होता है गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पहले 2 मेन देख लिए, ये भी छोटे छोटे। इसका क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी टू सिक्रेट, जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, गोनैडोट्रोपिन को सिक्रेट कर रही है, उसका सिक्रीशन को ये क्या कर देता है यहाँ पे, इनहिबिट, मतलब इसके सिक्रीशन को रोक लगा देगा। ये भी, इसे भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्या कर रही है, सिक्रेट कर रही। ओके, नेक्स्ट और 2 है। नेक्स्ट अगर देखोगे 5th वाला होगा, इसे कहा जाता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ TSH, मतलब थायरोट्रोपिन को बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके सिक्रीशन पे को स्टिमुलेट कर देता है। उसके बाद आता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जो स्टिमुलेट होता है, रिलीज जो हो रहा है ACTH, इसे भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज कर रही, उससे क्या कर देता है, ये स्टिमुलेट कर देता है। तो ये कुछ हार्मोन्स थे जो हाइपोथैलेमस क्या करता था, सिक्रेट करता था। टोटल हमने 6 देखे। पहला देखा ADH एंटी डायूटेरल हार्मोन, उसी वैसोप्रेसिन भी कहा जाता था। दूसरा था ऑक्सीटोसिन, इसे बर्थ हार्मोन या फिर मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहा जाता था। तीसरा हमने देखा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, उसके बाद गैनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसके बाद थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड चौथा लास्ट जो था वो था कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन को हाइपोथैलेमस क्या करता था, सिक्रेट करता था। अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना है जिस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, और आपके एक्सरसाइज में भी उस पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है वो भी जान लेते हैं। क्वेश्चन है गिव सिम्टम्स ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय द हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH। तो ADH के सिक्रीशन, हाइपो मतलब क्या होगा, कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो अभी हमें देखना है हाइपो सिक्रीशन जो होगा ADH का। ओके, इस पे नोट भी आती है। तो चलो इसमें क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH कॉज, ये क्या कॉज करेगा, ये कॉज करेगा डायबिटीज मेलिटस। जो डायबिटीज होता है इसके हाइपोसिक्रीशन की वजह से कॉज होता है, ADH की वजह से होता है।
ये क्या कर देता है, ये इसका काम क्या है एक्चुअली, वाटर को रीएब्सॉर्ब करना। अगर यही कम हो गया तो रीएब्सॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा वाटर का रीएब्सॉर्प्शन। तो रीएब्सॉर्प्शन करता था ये वाटर का एक्चुअल, अगर इसका सिक्रीशन कम हो गया तो रीएब्सॉर्प्शन वाटर का क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इसके वजह से क्या इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा यूरिन आउटपुट, मतलब यूरिन के साथ जो वाटर है वो बाहर चला जाएगा। इसीलिए जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनको यूरिन का प्रॉब्लम होता है, मतलब उनको बार बार ऐसे लगता है कि अभी यूरिन पास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उनके बॉडी में जो रीएब्सॉर्प्शन होना चाहिए था वाटर का वो नहीं होता, क्योंकि एडीएच कम पड़ रहा है। जितना एडीएच ज़्यादा होगा उतना रीएब्सॉर्प्शन करेगा। वेस्ट में से क्या करता है, वाटर को रीएब्सॉर्ब करता है ये और बॉडी को देता है, लेकिन ये कम पड़ गया। हाइपो मतलब कम हो गया, हाइपर मतलब ज़्यादा, कम हो गया तो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा वाटर का रीएब्सॉर्प्शन। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा यूरिन आउटपुट। ओके, तो जो ऑर्डिनरी यूरिन क्या करता है, कंटेन नो ग्लूकोज। तो जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो डायबिटिक पर्सन होते हैं इनके जो एबनॉर्मलिटी होती है यूरिन में, तो इनके यूरिन में क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होता है इनके यूरिन में। मतलब शुगर क्या है, एक टाइप का ग्लूकोज ही है। तो इनके यूरिन में शुगर प्रेजेंट होता है और इनके ब्लड में भी क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। यूरिन और ब्लड दोनों में क्या होगा, डायबिटिक पर्सन के जिनमें क्या होता है एडीएच की लेवल कम हो जाती है, तो यूरिन और ब्लड दोनों में क्या होगा, शुगर या ग्लूकोज, इसे एबनॉर्मलिटी कहा जाएगा, या इसे एबनॉर्मली हाई लेवल होता है किसका, शुगर और ग्लूकोज का ब्लड में भी और यूरिन में। इसलिए आप डायबिटिक हो या नहीं हो इसको चेक करने के लिए आपका यूरिन और ब्लड दोनों को भी चेक करते। अगर यूरिन और ब्लड दोनों में शुगर का कंटेंट ज़्यादा हुआ तो आप डायबिटिक हो, मतलब एडीएच की लेवल कम हो चुकी है, फिर आपको मेडिसिन स्टार्ट होते। दिस कंडीशन कॉज द एक्सेसिव जो होता है पॉलीयूरिया कहा जाता है इसे, या पॉलीडायसिया कहा जाता है, इंक्रीज द थ्रस्ट। इन लोगों को बहुत ज़्यादा क्या है, प्यास लगती है। क्यों, क्योंकि उनका यूरिन पास हो रहा है और यूरिन के साथ क्या है, उनकी शुगर भी बॉडी के बाहर जा रही है। तो ये थे सिम्टम्स थे, डिसीज कॉज द हाइपो सिक्रीशन ऑफ एडीएच। तो कौन सा डिसीज होता है, इसकी वजह से डायबिटीज़ होता है, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अच्छे से देख लिया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर में हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में देखना है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हमें कवर करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।